Now let us see how metals and non-metals react with acid and bases. First is reaction with acids. Metals generally react with acids and produce hydrogen gas. मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, फॉर्मेशन होती है सोल्ट की और हाइड्रोजन गैस की, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुए है। इसकी कन्फर्मेशन हम कैसे करते हैं? बर्निंग कैंडल को अगर हम या बर्निंग मैच स्टिक को लेके जाएं टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि गैस जो इवोल्व हो रही है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ये पॉप साउंड जो है वो इंडिकेट करता है इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। But not every metal react with the acids. For example, copper react नहीं करता dilute hydrochloric acid के साथ even on heating. Neither it react with dilute concentrated sulfuric acid. रीज़न क्या है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। इवन अगर हम हीट भी कर दें तो भी कॉपर के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाए। दैट इज़ द रीज़न वाई इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बट इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो सल्फर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। While non-metals generally do not react with acids. Metals तो react करते हैं acids के साथ, but non-metals react नहीं करते acids के साथ। Next is reaction with bases. Metals react करते हैं base के साथ और produce करते हैं salt और hydrogen gas. यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन होगी पॉप साउंड के साथ ही। जब हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक को गैस जो इवोल्व हो रही है उसके पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड हमें सुनने को मिलेगी। दैट पॉप साउंड इंडिकेट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ मेटल एंड जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। जब हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी मेटल के साथ तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सोल्ट विद हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ गैस। नॉन मेटल्स रिएक्ट तो करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बट उनकी रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं होती। जनरली वो सोल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद बेस। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक मेटल डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को फ्रॉम द कंपाउंड। दीज आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हो सकता है कि एक ही मेटल डिस्प्लेस हो कंपाउंड से, या कई बार जो है कंपाउंड आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं एलिमेंट्स को। सो दैट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट अकर करती हैं। जहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट अगर करेगी हम उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहेंगे सिंपली। इन दिस रिएक्शन A more reactive metal displaces less reactive metal from the compound. कंपाउंड से जो more reactive होगा मेटल वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। और ये डिपेंड करती है रिएक्टिविटी उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मेटल्स कैन बी अरेंज्ड इन chronological order on the basis of their reactivity. Such a arrangement of metal is called a reactivity series of metals. मेटल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज़। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम और पोटेशियम टॉप पर हैं, जबकि गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो सबसे बॉटम में, क्योंकि वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं। सो मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, देन सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. So silver and gold are at least reactive while sodium and potassium is highly reactive. अब यहाँ पे देख सकते हो आप
हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. Now let's take some examples of displacement reaction. When zinc granules are kept in copper sulfate solution, the blue color of the copper sulfate disappears and the solution becomes colorless. Zinc is more reactive than copper and hence displaces copper from copper sulfate solution and forms zinc sulfate. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है जब उसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं. जिंक के कुछ टुकड़े हम अगर डाल रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, जिंक अब ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. लेट्स सी इन द रिएक्टिविटी सीरीज. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर ऑलमोस्ट सभी मेटल से लीस्ट रिएक्टिव है. सो जिंक क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कंपाउंड से एंड जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा एंड कॉपर हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा. अब ये जो जिंक सल्फेट बन रहा है सॉल्यूशन में, ये अपीयर हमें कैसे होगा, कैसे हमें कंफर्मेशन होगी, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो अब लॉस हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा. कलर जो था ब्लू कॉपर की वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से. अब कॉपर ही डिस्प्लेस हो गया, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, सो कलर भी लॉस हो जाएगा. अनदर एग्जांपल इज व्हेन आयरन नेल्स आर kept in the copper sulfate. Now because iron is also more reactive than copper sulfate, then यहाँ पे क्या formation होगी, iron sulfate की, and copper will be left in the compound solution. और इस बार कलर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का, ग्रीन कलर. ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा आयरन सल्फेट को. नाउ अगर हम रिवर्स करें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर डालें या फिर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डालेंगे तो हमें किसी भी तरह की कोई रिएक्शन में चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक या आयरन को कंपाउंड से. नाउ लेट्स लुक एट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स के क्या यूजेस हैं. Metals are used for making machines, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets and tools. और कहाँ यूज होता है, आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ships, bridges, railway lines, etc. And copper is used for making electric wires because copper is ductile and it conduct electricity as well as it conduct heat. सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसीलिए हम उनको इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए यूज़ होते हैं. और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दे आर लस्चरस, दे आर हार्ड, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलेबल, इसीलिए हम उनको इतने सारे गैजेट्स में यूज़ कर पा रहे हैं. एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द यूटेंशिल्स while gold and silver are used for making the ornaments. ornaments के लिए, ज्वेलरीज के लिए हम यूज़ करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर को बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ एंड दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो हैं लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और वो बहुत सारी इसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. वाइल क्लोरीन जो है उसे यूज़ किया जाता है वाटर के प्योरीफिकेशन के लिए. आयोडीन सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक एंड इज़ अप्लाइड ऑन दी वुंड्स. कोल, कार्बन जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूल. कोल के तीनों ही जो एलोट्रोप्स जो हैं, जो अलग अलग फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है, जैसे कोल की फॉर्म में जब कार्बन एग्जिस्ट करता है तो फ्यूल की तरह यूज़ होता है. ग्रेफाइट की फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो हमारी पेंसिल्स में जो मिलता है वो ग्रेफाइट है. डायमंड की फॉर्म में यूज़ करता है जहाँ ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है वो. और कार्बन जो है चारकोल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. चारकोल प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए या कोई और कुछ प्योरीफाई अगर हम कर रहे हैं तो हम चारकोल का यूज़ करते हैं. नॉन मेटल इज़ इसेंशियल फॉर आवर डेली life which
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के टाइम में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, सो रेस्पिरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्रॉप प्रोडक्शन जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उनमें मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों ही जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं फर्टिलाइजर्स के, दोनों ही क्या हैं, नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स के लिए में भी जो यूज़ होते हैं एक्सप्लोजिव्स, उनमें भी क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। Now in class 7th you have learnt that chemical reactions जब होती हैं तो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस। इनको हम जो जिन चीज़ों से ये बने होते हैं इनको हम दोबारा तोड़ नहीं सकते कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस या किसी और केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, दे ऑल आर एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं दे आर मैन मेड एलिमेंट्स। और टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। ना पूरे यूनिवर्स में हमें बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, मिक्सचर्स मिलते हैं, बट उन सभी की फॉर्मेशन होती है प्योर सब्सटेंसेस से जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। नाउ ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी जो छोटी यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज़ व्हाट, एटम। एटम हमारी वो छोटी स्ट्रक्चर है, वो यूनिट है जिससे कि सभी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन हुई है। बट एटम्स आर ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एक जो एलिमेंट है उसमें एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होता है और इसीलिए उनको प्योर कहा गया है। नाउ दीज atoms of an element remain unaffected by physical changes in the atom। एलिमेंट को चाहे हम हीट करें या कूल करें उसका कोई इफेक्ट एटम पे नहीं पड़ता। एटम एज इट इज़ रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। द एटम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ सल्फर would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur। अगर हम लिक्विड सल्फर का एटम लें तो वो सेम होगा सॉलिड सल्फर के या वेपर सल्फर के, तो कोई चेंज नहीं आता है फिजिकल चेंजेस से एटम्स में। फर्दर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स में जो थे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, जिनमें से मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, देन नॉन मेटल्स एंड लिस्ट जो हैं वो मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स जो हैं वो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को गेन किए हुए हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर।